हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर के अंदर एक शानदार सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का एक टॉपिक है। उस डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट चलता है जो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोल के द्वारा दिया गया है। वो एक्सपेरिमेंट ये बोलता है, इस बात को साबित करता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, या डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षी विधि की होती है। नॉर्मली अपने इस चैप्टर के अंदर पहले से देख रखा है कि डीएनए का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है या अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का जो मॉडल होता है वो वाटसन और क्रिक साहब ने पहले से दे रखा है, लेकिन वाटसन और क्रिक साहब ने इस बात को साबित करके नहीं दिखाया है। वाटसन और क्रिक ने ये बात डायरेक्ट बोल दी थी कि जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षी प्रतिकृति की होती है। अर्धसंरक्षी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होता है तो वो आधा ही जाता है, आधे का ही संरक्षण किया जाता है, मतलब 50% डीएनए को ही कंजर्व कर सकते हैं। ये बात वाटसन और क्रिक साहब ने बोल दी थी, लेकिन मेसेल्सन और स्टोल नाम के साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव करके दिखाया है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले तो अपनी ये बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होता है। इसको प्रमाणित करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो कौन है? अपने मेसेल्सन व स्टोल। पूरे नाम इनके देखें तो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोल नाम के हैं। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस बात को साबित किया है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया है? इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है जिसका जनरेशन टाइम होता है वो 20 मिनट का होता है, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट के अंदर हो जाता है। उसके बाद में इन्होंने कुछ नाइट्रोजन के समस्थानिक लिए, नाइट्रोजन आइसोटोप लिए हैं जिसमें N15 और N14, एक तो नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक लिया, एक नाइट्रोजन का हल्का समस्थानिक लिया है। तीसरा, इन्होंने सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक का इस्तेमाल भी किया है, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण तकनीक का इस्तेमाल भी इन्होंने किया है। तो इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो अपने ये देख लिया है। अब ये किस बात को साबित करने जा रहे हैं उस बात को नॉर्मली अपने यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो 3 तरीके का होता है। एक को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, मतलब संरक्षी प्रकार का। दूसरा होता है डिस्पर्सिव, मतलब विस्तृत प्रकार का। और तीसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव, मतलब अर्धसंरक्षी प्रकार का। तो पहले तो तीनों का मीनिंग अपन जान लेंगे कि कंजर्वेटिव क्या होता है, डिस्पर्सिव क्या होता है और सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। उसके बाद में अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेमी कंजर्वेटिव ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इस बात को किस हिसाब से साबित किया है। तो पहला जो डीएनए का नेचर है वो अपने देखा है कंजर्वेटिव। अब इस कंजर्वेटिव नेचर के डीएनए के अंदर क्या होता है, ये मान लो कि अपने पास में एक पेरेंटल डीएनए है और इस पेरेंटल डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होगा तो 2 डीएनए बनने वाले हैं। इन दोनों डीएनए के अंदर एक पूरा का पूरा डीएनए तो क्या है, पेरेंटल है, जैसे ये वाला तो क्या है, पेरेंटल है। और दूसरा जो डीएनए बना है ये क्या है, नया डीएनए बना है, इसको तो अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव वाला। डिस्पर्सिव वाले के अंदर क्या है, जैसे ये डीएनए लिया, इस डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं अपने। अब इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर आधा पुराना आधा नया, आधा पुराना आधा नया, इस हिसाब से विस्तृत हो रखा है, जिसका पता भी नहीं चल रहा है कि कहां पे तो अपना पुराना वाला है, कहां पे नया वाला है, इस हिसाब से विस्तृत हो चुका है। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसके अंदर अपने पास में एक डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जब रेप्लिकेशन होगा तो 2 डीएनए बनेंगे। अब वो दोनों डीएनए के अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो तो रहेगा पेरेंटल और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड जो रहेगा वो होगा नया। इसी प्रकार से इस दूसरे डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड तो है पेरेंटल और दूसरा स्ट्रैंड बना है नया, मतलब 50% तो पेरेंटल है और 50% नया स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए के अंदर। इस मेथड को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और वाटसन और क्रिक साहब ने डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो दे रखा है, उन्होंने सिर्फ दे रखा है, इस बात को साबित नहीं किया है। अब इसी हिसाब से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस बात को साबित करने के लिए मेसेल्सन और स्टोल ने अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। इस इकोलाई बैक्टीरिया को NH4Cl माध्यम के अंदर संवर्धित करवाया है, ग्रो करवाया है। इस बैक्टीरिया को NH4Cl वाले माध्यम के अंदर क्या करवाया है, ग्रो करवाया है। अब NH4Cl के अंदर ये जो नाइट्रोजन है अपना, इस नाइट्रोजन को इन्होंने नॉर्मल नहीं रखा है, इस नाइट्रोजन के अंदर इन्होंने हेवी आइसोटोप N15 को
रख दिया है यहाँ पे इस NH4Cl वाले माध्यम के अंदर। अब ये आगे जाकर के देखने वाले हैं कि अब इस इकोलाई के अंदर जो डीएनए बनेगा, उस डीएनए के अंदर दोनों स्टैंड के अंदर क्या ही बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन वाला मीडियम दे रखा है तो डीएनए के दोनों स्टैंड के पास में क्या होगी, N15 वाली होगी, क्योंकि हेवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया है। अब इस ये जो डीएनए बना है जिसको N15 युक्त माध्यम के अंदर कल्चर करवाया है, इसका अपन करेंगे सेंट्रीफ्यूजेशन। इस सेंट्रीफ्यूजेशन के अंदर सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि इस सेंट्रीफ्यूजेशन के अंदर कौन सा बैंड बन रहा है और कहां पे बन रहा है। जैसे कि मान लो ये अपनी सेंट्रीफ्यूजेशन वाली है, इसके अंदर मैं नाइट्रोजन 15 को भी ऐड कर दूं और नाइट्रोजन 14 को भी ऐड कर दूं, और अपने को ये पता है कि नाइट्रोजन 15 होता है वो भारी होता है, नाइट्रोजन 14 होता है वो क्या होता है, थोड़ा हल्का होता है। अब जैसे इसके अंदर गोल गोल मिक्सी की तरह घुमाएंगे तो जो हल्की चीज होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और जो भारी चीज होती है वो नीचे की तरफ रहती है। एरसेचेर्स वाले प्रयोग के अंदर अपन ने देख भी रखा है। अब सेंट्रीफ्यूजेशन के अंदर यहां पे दोनों के दोनों स्टैंड कैसे है, N15 वाले, मतलब भारी स्टैंड बने हैं। तो सेंट्रीफ्यूजेशन के अंदर इसका बैंड कहां पे मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा या ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि ये भारी है और भारी चीज हमेशा नीचे की तरफ रहती है। अब इसी सेंट्रीफ्यूजेशन को मैं इस हिसाब से कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ N15 का स्टैंड बना है या N15 का बैंड मिला है अपने को। अब इस डीएनए को जिसमें दोनों स्टैंड N15 वाले बने हैं, इसको अब दूसरे मीडियम के अंदर ग्रो करवाएंगे। NH4Cl माध्यम लेंगे और इस बार नाइट्रोजन में यहां पे हल्के नाइट्रोजन समस्थानिक का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके बाद में एक डीएनए से दो डीएनए बनने वाले हैं। तो दोनों डीएनए के अंदर, एक डीएनए के अंदर एक स्टैंड के अंदर तो आया है N15, एक स्टैंड के अंदर आया N14, दूसरे डीएनए भी एक स्टैंड के अंदर N14, एक स्टैंड के अंदर N15 आया है, क्योंकि N15 तो पहले से भी था और ग्रो करवाया N14 वाले के अंदर। तो अब यहां पे N15 और N14 के दोनों स्टैंड मिले हैं, मतलब दोनों के दोनों क्या मिले हैं, हाइब्रिड बने हैं, संकरित डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। इनके बैंड अपन देखेंगे तो यहां पे इसका सेंट्रीफ्यूजेशन करके देखेंगे तो इस बार क्या होगा, N14 भी है N15 भी है, दोनों क्या है, अब इसमें हल्का भी आ गया और भारी भी आ गया है, दोनों मिक्स कर दिए हैं। तो हल्का होता तो ऊपरी ऊपर रहता, भारी होता तो नीचे की तरफ रहता, लेकिन यहाँ पे तो दोनों मिक्स हो रखे हैं, हल्की और भारी। तो इनका जो बैंड बनने वाला वो कहाँ पे बनने वाला है, बीच में बनने वाला है। और यहाँ पे ये जो डीएनए बने दोनों के दोनों ये 100% हाइब्रिड डीएनए के बैंड बने हैं और ये प्रथम पीढ़ी वाले डीएनए बने हैं। अब इसका वापिस से 20 मिनट के बाद में फिर से रेप्लिकेशन करवाएंगे और 20 मिनट के बाद में 2 डीएनए से अपने पास में 4 डीएनए बनने वाले हैं। पहले अपने पास में 2 हाइब्रिड डीएनए थे, अब यहां से इन 2 डीएनए से 4 डीएनए बनने वाले हैं और इन 4 डीएनए के अंदर 2 डीएनए तो पूरे के पूरे N14 वाले बन रहे हैं और 2 डीएनए के अंदर N15 और N14 वाले दिख रहे हैं अपने को। तो यहां पे अपने पास में हाइब्रिड डीएनए बने हैं 2 और पूरे के पूरे नहीं N14 वाले बने हैं ये वाले 2, मतलब 50% तो हाइब्रिड डीएनए के बैंड बने और 50% हल्के डीएनए के बैंड बन रहे हैं। उसके बाद में 40 मिनट के बाद में फिर से रेप्लिकेशन करवा के देखेंगे तो 4 डीएनए यहां पे ले रखे हैं, इन 4 डीएनए से 8 डीएनए बनेंगे। इन 8 डीएनए के अंदर अपने पास में 2 तो बनेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब जिसमें N15 भी हो N14 भी हो। तो ये 2 डीएनए तो बने हैं अपने पास में हाइब्रिड और 6 जो डीएनए बने हैं इसके अंदर कौन से आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14 वाले हैं। इनका सेंट्रीफ्यूजेशन करवाएंगे तो N14 वाला बैंड बनेगा वो तो आगे की तरफ बनेगा क्योंकि ये हल्का है और एक मिक्स बैंड बनेगा वो बीच में, मतलब थोड़ा बीच में और नीचे से थोड़ा सा ऊपर बनेगा N14 और N15 का। इसके अंदर कितने प्रतिशत, जैसे मान लो ये 8 है और 8 के अंदर 2 डीएनए होते हैं वो 25% के होते हैं। तो 8 डीएनए मतलब 4 टुकड़ों के अंदर इसको डिवाइड कर लेंगे, 25%, 25%, 25%, 25%, टोटल मिलाकर के 100% डीएनए है। इस 100% डीएनए के अंदर अपने को ये देखना है कि जो हाइब्रिड डीएनए बने हैं वो कितने प्रतिशत बने। तो एक बैंड तो एक डीएनए तो ये, एक डीएनए ये, 2 बने हैं, बच गए अपने 3। तो इसमें 25% तो क्या बने हैं, संकरित डीएनए और 70% क्या बने हैं, सॉरी 75% क्या बने हैं, हल्के डीएनए बने हैं। ठीक है, अब अपन यहां पे देखते हैं कि पहले 100% क्या थे, हाइब्रिड थे। अगली जनरेशन के अंदर 50% ही हाइब्रिड बने, उससे आगे वाली जनरेशन के अंदर 25% ही हाइब्रिड बने। और यदि अपन 60 मिनट के बाद में इसका फिर से रेप्लिकेशन करवाने वाले हैं तो यहां पे 12.5% अपने को हाइब्रिड डीएनए मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगली 80 मिनट के अंदर रेप्लिकेशन करवाएंगे तो यहां पे 6.25
50% ही हाइब्रिड डीएनए मिलने वाले हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, मतलब जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो 50% ही कंजर्व करके रख सकता है। जैसे यहाँ 100 के आधे कितने हुए 50, फिर से रेप्लिकेशन करवाया 50 के आधे कितने हुए 25, फिर से रेप्लिकेशन करवाया 25 के आधे कितने हुए 12.5, फिर से रेप्लिकेशन करवाया तो 6.25 हो गए हैं। मतलब आधे डीएनए को ही संरक्षित कर पा रहे हैं। तो यहां इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा होता है या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। इस बात को मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोर ने इस हिसाब से इसको प्रूव करके दिखाया। तो ये सिंपल सा अपना एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू सो मच।